ना। तो पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में आज हम करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत। और जो बाल विकास के सिद्धांत है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब यू कैन से इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बाल विकास के सिद्धांत है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार यहां से क्वेश्चन आया है। सिद्धांत से क्या अभिप्राय है मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। सिद्धांत का मतलब होता है कोई भी वो चीज, सिद्धांत का मतलब वो कोई भी वो थॉट जो कोई भी साइकोलॉजिस्ट, कोई भी बंदा बोलता है, मतलब व्यक्तित्व के बारे में किस किस बंदे ने क्या क्या बोला है, तो वो व्यक्तित्व के क्या हो गए भाई, सिद्धांत हो गया। ठीक है, व्यक्तित्व के बारे में किस बंदे ने क्या क्या बोला है, तो वो व्यक्तित्व क्या हो गए, सिद्धांत हो गए वो व्यक्तित्व के। तो सबसे पहला हम बात करें, सबसे पहला जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है ये है, सबसे जनरल सिद्धांत है, सबसे बेसिक सिद्धांत है, जो सबसे बेसिक और सबसे जनरल माना जाता है, तो वो सिद्धांत है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसको बोलेंगे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। तो बाल विकास का जो पहला इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का मतलब क्या होता है, निरंतरता का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यू, कि जो बाल विकास होता है किसी भी बच्चे में, जो विकास होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, वो हमेशा कॉन्टिन्यू होता रहता है। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यू होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो विकास है वो कभी भी रुकता नहीं है, कभी धीरे चलता है, कभी फिर चल पड़ता है, मतलब कॉन्टिन्यू रहता है। कहते हैं ना जन्म से मृत्यु तक, किसी भी बच्चे का जो विकास है वो क्या होता है, जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक होता है, किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वो क्या होता है भाई, जन्म से मृत्यु तक जो है उसका विकास होता है, मतलब जन्म से मृत्यु, होम टू टूम। तो बाल विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यू चलती है, जो हम क्या बोलते हैं, निरंतर चलता है। ये यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में होता है, सार्वभौमिक। ठीक है, जो बाल विकास है वो एक सार्वभौमिक तथ्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है, जो कि सारे जहान में डेवलपमेंट होता है। हाँ, स्टार तो तुम लगा ही लो, अब कितना दुखी होके थोड़ी ना पढ़ेंगे। अरे मुझे फील है तुम्हारी वैकेंसी का, लेकिन भाई अब देखो दुख, कल तो एडजस्टमेंट पढ़ा था ना, समायोजन करो और सोचो, आएंगे वैकेंसी, मतलब रीएड होंगी। अरे यार सारी दुनिया, आप अकेले नहीं हो, अचीवर अकेडमी पढ़ने वाले नहीं है, बहुत जहान है जो चाहता है इस वैकेंसी में उनको मौका मिले। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा गड़बड़ घोटाला, टेंशन ना लो, पढ़ लो, एसेट पास कर लो। अब यार कूल अच्छे वाले मूड में आ जाओ, ऐसे पढ़ने पढ़ाने में मजा नहीं आता। तुम ऐसे आंसू दिखा दिखा के कमेंट करोगे तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी, है ना। तो ये आंसू दिखाने बंद करो, क्योंकि आपकी फीलिंग बिल्कुल जायज है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन पढ़ लो। मैंने क्या कहा, कुछ भी हंगामा हो सकता है अभी वैकेंसीज पे। तुम्हारा जो पहला काम है एस्टेट पास करना, उसको करो, बाद की बाद में सोचो। ठीक है, हाँ देखिए अब, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, जिसको हम क्या बोलते हैं, जन्म से मृत्यु तक जो है ये चलता रहता है, बाल विकास निरंतर होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, बाल विकास निरंतर होता है, जन्म से मृत्यु तक होता है। कहते हैं ना बच्चा जब पैदा होता है उस दिन से लेके बच्चे की जब तक मृत्यु होती है आदमी की, तब तक उसका विकास चलता रहता है। तो इस सिद्धांत को कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सबके कमेंट मुझे विजिबल हैं, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और जो बाल विकास है वो कैसा होता है भाई, यूनिवर्सल होता है, बाल विकास सार्वभौमिक होता है, हर इंसान में जो है बाल विकास होता है। ठीक है, हर इंसान में बाल विकास होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी, इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी क्या कहती है कि हर बच्चा एक दूसरे से क्या होता है भाई, डिफरेंट होता है। आपको पता है आपके घर में भी दो बच्चे हैं, एक दूसरे से क्या होंगे भाई, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो घर में भी आपके दो बच्चे हैं, वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, सोसाइटी के दो बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, जब एक इंसान दूसरे इंसान से क्या होता है,
अलग होता है, मतलब दूसरा इंसान तीसरे से, तीसरा इंसान चौथे से, तो इस थ्योरी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे इस वाले चैप्टर से समझ लीजिए। आप पूरा पूरा फोकस प्लीज चैप्टर पे कीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम पास करवाने में और फेल करवाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ऐसा ना हो आज की क्लास आप दुखी मन से पढ़ रहे हो और आज की क्लास से ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो खुश मन से पढ़ो एज यूजुअल। अब देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी आपको एग्जाम में कैसे आता है, आपको एग्जाम के अंदर एक स्टेटमेंट आएगी और ये पूछा जाएगा उस स्टेटमेंट में कि ये बाल विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, ये पूछा जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये बाल विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो क्वेश्चन क्या आया था पिछली से पिछली बार कि एक बच्चा मंद बुद्धि है, एक बच्चा तीव्र बुद्धि है, एक बच्चा बहुत अच्छी बुद्धि का है, तो ये जो है बाल विकास के किस सिद्धांत पर काम करेगा। तो एक बच्चा मंद बुद्धि है, एक बच्चा तीव्र बुद्धि है, एक बच्चा धीरे सीखता है, एक बच्चा तेज सीखता है, तो ये किस सिद्धांत पर काम कर रहा है भाई, तो ये किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी पर काम कर रहा है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर काम कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आए बाल विकास बच्चे का निरंतर लगातार चलता रहता है, तो ये विकास के किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये विकास की थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, ये विकास के किस सिद्धांत पर काम करता है, ये थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी के ऊपर जो है काम करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, डायरेक्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की जो है डायरेक्शन थ्योरी, क्योंकि आपको पता जिस मूड से तुम पढ़ते हो उसी मूड से फिर मैं पढ़ाती हूँ ना, इसलिए तो डायरेक्शन थ्योरी, तो इसी बात पे दांत फाड़ दो सारे जने ताकि पढ़ने पढ़ाने का माहौल बदल जाए इस खबर से हटके। डायरेक्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। अब बात करें विकास की दिशा का सिद्धांत, तो विकास की दिशा दो तरीके से होती है आपको पता है, एक तो होती है सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ, एक होती है केंद्र से नीचे की तरफ, एक होती है सिर से पैर की तरफ, एक होती है केंद्र से नीचे की तरफ। सिर से पैर की तरफ जिसको हम बोलते हैं मस्तक अधोमुखी, इंग्लिश में भी लिखवाऊंगी, या उसको बोलते हैं शिरोपादीय। केंद्र से नीचे की तरफ को बोलते हैं केंद्र अभिमुख। शेफेलोकॉर्डल, और इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। दोनों की स्पेलिंग्स मैं रिपीट कर देती हूं, एक है शेफियोकॉर्डल, एक है प्रोक्सिमो डिस्टल। मतलब एक तो सिर से पैर की तरफ होती है CEPHALO, CEPHALO, ठीक है, CEPHALO CAUDAL, CAUDAL, CEPHALO CAUDAL, ठीक है। अब समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। यस, वेरी गुड। अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत की डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट थ्योरी का जो डायरेक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये डायरेक्शन है दो तरीके से होता है भाई, एक होता है सिर से पैर की तरफ और दूसरा होता है केंद्र से नीचे की तरफ। मीन्स एक बच्चा है, जैसे कि ये उसका सिर है और ये उसका पैर है, तो कहते हैं कि कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से लेके पैर की तरफ होगा। मतलब सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है। आपको पता है जब गर्भ में भी होता है बच्चा तो सबसे पहले सिर ही दिखता है। जब आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हो, लेडीज हो गए बहुत सारे, पता होगा कि जब प्रेगनेंसी के दौरान हमने अल्ट्रासाउंड करवाया फर्स्ट, तो उसके अंदर जो सबसे पहले जब दिखता है स्क्रीन के ऊपर ऐसे एक बस भ्रूण सा, मतलब सिर सा ही दिखता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट है वो है सिर से पैर की तरफ। तो जो सिर से पैर की तरफ होता है उसको बोलते हैं मस्तक अधोमुखी। मस्तक मतलब सिर, अध मीन्स नीचे, सिर
पादी है, पादी मीन्स पैर की तरफ। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है वो होता है सिर से पैर की तरफ। सिर से पैर का मतलब क्या है कि सबसे पहले बच्चे का सिर बनेगा, फिर बाकी पार्ट्स जो है बनेंगे। तो पहले यही वाला सिद्धांत फेमस था, शाफियो कॉडल। उसके बाद क्या हुआ, कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति का विकास होता है वो केंद्र से नीचे की तरफ भी होता है। केंद्र मीन्स यू कैन से जो रीढ़ की हड्डी टाइप होता है, ठीक है। तो जो रीढ़ की हड्डी से नीचे की तरफ होता है वो भी विकास होता है। तो रीढ़ की हड्डी की से नीचे की तरफ जो विकास होता है उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल, केंद्र अभिमुख, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल या केंद्र अभिमुख, मतलब केंद्र से नीचे की तरफ जो विकास जाता है उसको बोलते हैं केंद्र अभिमुख। अब यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे आए ध्यान से समझ लीजिए। यदि क्वेश्चन ऐसे आए, एक बच्चे का विकास सिर से लेके पैर की तरफ होता है, एक बच्चे का विकास सिर से लेके पैर की तरफ होता है, तो ये विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है। सिर्फ ये पूछे एक बच्चे का विकास सिर से लेके पैर की तरफ होता है, तो ये विकास का कौन सा क्या कहलाता है, मतलब ये सिद्धांत क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, मस्तक अधोमुखी। केंद्र से रीढ़ की हड्डी की तरफ हो तो ये क्या कहलाएगा भाई, वो सॉरी, तो वो मस्तक अधोमुखी कहलाएगा। केंद्र से हो तो वो क्या कहलाएगा, केंद्र अधोमुखी। लेकिन पूछे ये विकास का कौन सा सिद्धांत है, तो पूछेंगे ये विकास का क्या है भाई, ये विकास का क्या है आपका, ये विकास का डायरेक्शन की थ्योरी है। अब बात आती है ये निश्चित होती है या अनिश्चित होती है, मतलब ये फिक्स होती है या मतलब निश्चित नहीं होती, कि विकास का जो दिशा का सिद्धांत होता है ये फिक्स होता है या नहीं होता। तो बिल्कुल ये निश्चित होगा, क्योंकि भाई पहले सिर बढ़ेगा ये बनेगा, तो ये क्या है, निश्चित हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, निश्चित होता है। तो ध्यान रखना, विकास की दिशा का जो सिद्धांत होता है ये निश्चित होता है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि विकास की दिशा का सिद्धांत निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। तो कुछ बच्चों को लगता है यार विकास तो ऐसे ही चलता रहता है तो अनिश्चित होगा, लेकिन विकास की दिशा बिल्कुल निश्चित होगी, या तो सिर से पैर की तरफ या केंद्र से नीचे की तरफ। इसलिए ये सिद्धांत क्या है, निश्चित होगा, ठीक है। इसलिए ये सिद्धांत क्या है, निश्चित होगा। क्लियर। नेक्स्ट है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि जो विकास होता है, इसको सर्पिलाकार भी कह सकते हो आप, ठीक है। इसको आप सर्पिलाकार भी कह सकते हो, चक्राकार प्रगति, या आप इसको कह सकते हो सर्पिलाकार प्रगति, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। तो चक्राकार प्रगति का सिद्धांत या इसको सर्पिलाकार स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी आप इसको कह सकते हो। अब भाई ये स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या होती है, मतलब ये सिद्धांत क्या कहलाता है, ये सिद्धांत ये कहलाएगा कि जो विकास होता है वो लीनियर नहीं होता। मतलब लीनियर का मतलब एक ऐसे ऐसे सीधी डायरेक्शन में नहीं होता। सीधी डायरेक्शन का मतलब जैसे आप एक ही तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। कभी भी देखा है हम जिंदगी में एक ही तरीके से आगे बढ़े, मतलब एक ही तरीका हो, एक ही सिद्धांत हो, एक ही बात हो आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में। नहीं, क्लास तो ओके चल रही है। क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सही तो चल रही है, कुछ भी कमेंट करने लग जाते हो, है ना। क्लास मेरी तरफ से ओके चल रही है। दो तीन बच्चे कमेंट करें क्लास नहीं चली, क्लास नहीं चली। देखो बच्चे, आपका अपना जो मोबाइल नेटवर्क होगा ये उसका इशू होगा, मेरी तरफ से क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तरफ से जो क्लास है वो क्वाइट ओके चल रही है, सही चल रही है ना भाई। देखिए, हाँ, तो सर्पिलाकार जिसको आप स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी कहलाता है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो विकास होता है वो लीनियर नहीं होता। लीनियर मतलब ऐसे सीधा 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 सीधा, वो एक ही पैटर्न के अंदर नहीं होता। विकास लीनियर नहीं होता, मतलब वो सीधा सीधा एक पैटर्न के अंदर नहीं होता। विकास आपको पता है, आपका आप अपना देख लो, कभी आपका विकास तेज हो रहा था कि बड़े एक्साइटेड हो रहे थे एग्जाम की तैयारी करने के लिए, आज आप मंद पढ़ रहे हो, ढीले पढ़ रहे हो, 2-3 दिन के बाद सोचोगे यार एडजस्टमेंट करनी है, आगे क्या होगा वो तो सबको पता है, तो भाई हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आगे जो होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। तो इसका मतलब विकास कभी धीमे हो सकता है, कभी तेज हो सकता है,
कभी रुक सकता है, कभी फिर से चल पड़ सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं भाई? चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। की विकास जो है वो चक्राकार प्रगति का सिद्धांत होता है। मतलब एक इंसान, दूसरा इंसान, सारे इंसान क्या करते हैं भाई? एक दूसरे से मतलब कभी धीरे, कभी तेज, कभी विकार धीरे हो जाता है, कभी इसको वर्तुलाकार भी कहते हैं। बिल्कुल, इसको आप वर्तुलाकार भी कह सकते हो। हिंदी में तो कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, इंग्लिश में स्पाइरल वर्ड ही लिखा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसको आप वर्तुलाकार भी कह सकते हो। तो विकास कभी धीरे हो रहा है, कभी तेज हो रहा है, कभी रुक रहा है, कभी फिर से चल पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्तुलाकार या चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का जो सिद्धांत है, यदि हम बात करें जो एकीकरण का सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत के अंदर क्या होता है? ये जो सिद्धांत है एकीकरण का, इसके अंदर इंटीग्रेशन है। आपकी जो आप बच्चा है, शुरू में आपको पता है बॉडी के हर पार्ट अलग अलग मूव करता है। बच्चा इतना एक्टिव नहीं होता कि वो पूरी बॉडी को एक साथ एडजस्ट करके काम करे। वो किसी एक अंग से काम करेगा तो दूसरे से नहीं कर पाएगा, इंटीग्रेट नहीं कर पाता चीजों को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है एकीकरण के सिद्धांत के अंदर, इंटीग्रेशन थ्योरी के अंदर क्या है? बच्चा चीजों को इंटीग्रेट कर लेता है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है? कि बच्चा यहाँ पर ये चीज सीख जाता है कि भाई उसने आज मतलब आप समझ लो कि जैसे कि मान लो ये पूरा हाथ है, ठीक है, पहले मैंने अपनी बॉडी का प्रयोग करना सीखा, फिर मैंने अपने हाथ का प्रयोग करा। सबसे पहले बच्चा कभी भी उंगलियां नहीं प्रयोग करेगा, पहले उसने अपना हाथ का प्रयोग सीखा, हथेली, फिर अपनी उंगलियों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से हाथ, हथेली, उंगलियां, ये जो प्रयोग जो बच्चे ने प्रारंभ कर दिए, तो इस सिद्धांत को बोलते हैं थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। तो थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है? जब आप बॉडी के जो पार्ट्स और सब पार्ट्स होते हैं उनको मिलाकर जब काम करना शुरू कर देते हो, जैसे पहले हाथ का प्रयोग किया, फिर हथेली का प्रयोग किया, फिर उंगली और अंगूठे का प्रयोग करके ऐसे मिलाकर लिखने लगे, तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं भाई? थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत। जैसे बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाता है, फिर उंगलियों को घुमा रहा है, फिर अंगूठे को मतलब ऐसे ऐसे कर रहा है, लाइक ये जो चीज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, इंटीग्रेट करना, तो लिख सकते हो इन शॉर्ट कि बच्चा जैसे पहले हाथ का प्रयोग करे, फिर हथेली का प्रयोग करे, तो इसको हम थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ, छींक आती है और वो रुक जाती है तो कितना अजीब सा एटमोसफेयर हो जाता है। या तो छींक आई जानी चाहिए या रुक जानी चाहिए। थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता या समरूपता का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, विशेष क्रम का सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, आप इसको विशेष क्रम का सिद्धांत भी कह सकते हो। ये नेक्स्ट थ्योरी यही बता रही हूँ, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। कई बच्चे इन दोनों सिद्धांत में कंफ्यूज होते हैं, इंटीग्रेशन और यूनिफॉर्म में। अब इनका डिफरेंस समझ लो। ठीक है, ये दोनों कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि हाँ जी सोमवती, बच्चा अपनी बॉडी के पार्ट्स के साथ इंटीग्रेशन करता है, तो वो आपकी इंटीग्रेशन थ्योरी है। थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, इसका मतलब क्या? समरूपता एक रूपता का सिद्धांत। ये थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी बच्चा है किसी भी चीज को सीखता है तो सेम पैटर्न से सीखता है। मान लो आपको भाषा को सिखाना, मतलब एक विशेष क्रम होगा बच्चे का, आप इसको विशेष क्रम का सिद्धांत भी कह सकते हो, मतलब विशेष क्रम में होता है बच्चा। ये सिद्धांत क्या कहता है कि आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हो उसका एक सेम पैटर्न होगा। मान लो आप लैंग्वेज सिखा रहे हो, ठीक है, मान लो आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो भाई? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज है, चाहे वो कोई भी बच्चा है, चाहे वो कहीं का बच्चा है, मतलब उसमें आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चे में, लेकिन कोई भी चीज है वो विशेष सीक्वेंस में सीखेगा, विशेष क्रम में सीखेगा। अब ये नहीं है कि महान बच्चा अलग तरीके से सीख लेगा, नालायक अलग तरीके से सीखेगा, सीखेगा वो सेम ही यूनिफॉर्म पैटर्न में सीखेगा, एक स्पेशल क्रम के अंदर ही सीखेगा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का सीक्वेंस सबको पता है, LSRW होता है।
लैंग्वेज का सीक्वेंस क्या होता है, LSRW, कि सबसे पहले लिसनिंग होता है, बच्चा लिसन करता है, देन स्पीकिंग स्किल आता है, फिर बच्चा स्पीक करता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है और राइटिंग होता है। तो आपको पता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो बच्चे का यही क्या होता है, लैंग्वेज का सीक्वेंस होगा। तो मतलब उसका जो सीखने का पैटर्न है, उसका जो यूनिफॉर्मेशन पैटर्न है वो सेम रहेगा। अब ये बच्चा चाहे कहीं कैसा भी बच्चा है, लेकिन ये एक विशेष क्रम में सीखेगा। तो ये जो विशेष क्रम में चीजें की जाती हैं इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न। अब कुछ बच्चा कहता है मैम ये भी तो विशेष क्रम है, हाथ हिला रहा, हथेली हिला रहा, ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन वो हाथ हिला रहा, हथेली हिला रहा, वो इंटीग्रेट कर रहा है बॉडी के पार्ट्स और सब पार्ट्स, मतलब जो होते हैं, ठीक है ना। तो वहां इंटीग्रेशन वर्ड आएगा। और LSRW इसका मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है कि आप हर काम को किसी विशेष सीक्वेंस में किसी विशेष तरीके से करते हो। तो इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जैसे कि लैंग्वेज सीखना, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग टीचिंग पेडागोजी में बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, पता होना चाहिए कि ये लैंग्वेज का मतलब क्या है, समरूपता का सिद्धांत बोलते हैं इसको, एकरूपता का सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, विशेष सीक्वेंस में बच्चा कुछ भी चीज को सीखेगा। अब जरूरी नहीं है विशेष सीक्वेंस में वो लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है, विशेष सीक्वेंस में बच्चा कुछ भी सीखता है, भाषा के अलावा मतलब कुछ भी सीख सकता है। मतलब उसका सीखने का जो सिस्टम होगा वो बिल्कुल क्या होगा, समान होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का बच्चा है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसमें आपको पता होना चाहिए, इसका सीक्वेंस कई बार पूछ लेता है। तो लिसनिंग, लिसनिंग और रीडिंग इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है, स्पीकिंग और राइटिंग का कॉम्बिनेशन बनता है लिसनिंग और रीडिंग। स्पीकिंग और राइटिंग जो है बच्चे के प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, ठीक है। ये बच्चे के कैसे स्किल्स होते हैं भाई, प्रोडक्टिव स्किल होते हैं। और लिसनिंग और जो ये होता है रीडिंग, ये बच्चे के रिसेप्टिव स्किल होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं मतलब LOW, जो स्किल्स होते हैं मतलब SOW, स्पीकिंग और राइटिंग। क्योंकि देखो आप स्पीक करके और फिर आप क्या करते हो, राइट करते हो। आप स्पीक कर रहे हो पहले, फिर लिख रहे हो, तो या तो बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। हम कहते हैं ना, बोलकर या लिखकर विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। तो बोलकर या लिखकर विचारों को प्रोडक्ट करेंगे तभी तो ये प्रोडक्टिव स्किल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो बोलकर और लिखकर विचारों को प्रोडक्ट करेंगे तभी तो हम प्रोडक्टिव स्किल्स कहलाएंगे, तभी तो वो क्या होगा, प्रोडक्टिव स्किल होगा। लेकिन सुनकर और बोलकर विचारों को ग्रहण करेंगे तो ग्रहित कौशल, ग्रहण करने को बोलते हैं रिसेप्टिव। तो ग्रहण करने को क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, रिसेप्टिव स्किल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टिव स्किल्स बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टिव स्किल। आप इसको विशेष क्रम का सिद्धांत भी कह सकते हो, ठीक है। आप इसको विशेष क्रम का सिद्धांत भी कह सकते हो कि स्पेशल सीक्वेंस थ्योरी होती है। आप इसको विशेष क्रम का सिद्धांत भी कह सकते हो कि ये स्पेशल थ्योरी होती है। भाई विशेष सीक्वेंस होता है बच्चों का किसी भी काम को करने का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विशेष क्रम का सिद्धांत भी हम इसको कह लेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी पैटर्न, विशेष क्रम का सिद्धांत आप इसको कह सकते हो, बिल्कुल। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। समान प्रतिरूप का सिद्धांत भी कह सकते हो। देखो हिंदी में आप इसको यदि ज्यादा डिफरेंशिएट करो ना, मेरी बात सुनना एक बार, यदि पेपर वाला ज्यादा डिफरेंशिएट करवाए तो आप इसको विशेष क्रम का सिद्धांत भी कह सकते हो। लेकिन विशेष क्रम आजकल ऑप्शन में नहीं डालता, हमेशा यही मिलता है, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। इसको आप समान प्रतिमान समरूपता का सिद्धांत भी कह सकते हो। तो इसके अंदर आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक बच्चा है, दुनिया के किसी भी कोने में बच्चा है, जन्मा है, ये बच्चा गांव में जन्मा है, ये बच्चा अमेरिका में जन्मा है, ये बच्चा लंदन में जन्मा है, ये बच्चा पानीपत में जन्मा है। अब समान रूपता मतलब समान प्रतिदर्श मतलब समान रूपता सिद्धांत का मतलब ये भी है कि किसी भी कोने में जन्मा बच्चा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जन्मा बच्चा है, वो समान तरीके से आगे बढ़ेगा। देखो उसका जो तरीका होगा, उसका जो पैटर्न होगा वो समान होगा। क्वेश्चन को समझना, उसका जो टाइमिंग होगा वो समान नहीं होगा। इंडिया का बच्चा कुछ अलग तरीके से बढ़ेगा, अमेरिका का बच्चा कुछ अलग तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। उनका टाइम भले ही समान ना हो, लेकिन उनका जो तरीका होगा वो समान होगा।
तरीका समान होने का मतलब इंडिया का बच्चा भी सबसे पहले पैदा होके मतलब घुटने के बल चलेगा, सबसे पहले पैदा होके इंडिया का बच्चा भी वही एक्ट करेगा। अमेरिका का भी ये तो नहीं है ना पैदा होते ही हीरो बन के खड़ा हो जाएगा, ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना। सब बच्चे समान प्रतिमान में बढ़ेंगे, चाहे वो बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हुआ हो, बट सब बच्चे क्या है, समान प्रतिमान समान तरीके से आगे बढ़ेंगे, इंडिया का, अमेरिका का या हर जगह का बच्चा। अब ज्यादा डिफरेंस, हाँ, तो इट्स अ सिंबॉलिक थ्योरी। तो ये जो इसको आप समान प्रतिमान, समान प्रतिमान, समान प्रतिदर्श, ज्यादा डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन क्यों बताया तुम्हें साथ साथ, क्योंकि हर एग्जाम में ना इसके ना ऑप्शंस पे डाउट कर देते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल ये यहाँ जो बात बता रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई पेपर देखे हैं मैंने जो ऑप्शन ही डालेंगे, तो ये जो सिद्धांत है ना, अमेरिका का बच्चा यहाँ जन्मा यहाँ जन्मा, इसको बोलते हैं समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। लेकिन जब आप बहुत सारी बुक्स की एक्सप्लेनेशन उठा के देखोगे तो इन दोनों सिद्धांतों को आजकल हमेशा मर्ज करके पूछा जा रहा है पेपर के अंदर, पेपर में मर्ज करके पूछा जा रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताऊंगी आपको आंसर कहना है। समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे सिंबॉलिक थ्योरी, सिंबॉलिक थ्योरी, ठीक है, समान प्रतिमान या समान प्रतिदर्श। पहले क्या था, ये सिद्धांत अलग था और ये सिद्धांत अलग था, ठीक है, क्रम क्रम सिद्धांत कुछ करके ये सिद्धांत अलग पढ़ाया जाता था, ये सिद्धांत अलग पढ़ाया जाता है। अब आप कितने ही प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखोगे तो उसके अंदर क्या है, ये वाला ऑप्शन नहीं डालते समान प्रतिदर्श, या ये वाला ऑप्शन नहीं डालते, आपको यही ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश के अंदर यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। हिंदी में कुछ कुछ लिख देते हैं, इंग्लिश में आपको यूनिफॉर्म पैटर्न ही मिलेगा हर बार। मैंने देखा है पिछले जितने भी क्वेश्चन आए इंग्लिश में कहीं भी सिंबॉलिक थ्योरी नहीं लिखा है, समान प्रतिदर्श प्रतिमान कुछ भी है ना, तो उसका इंग्लिश में यूनिफॉर्म पैटर्न ही लिखा मिल रहा है आजकल पेपर में, ठीक है। बट मैंने तुम्हें अलग अलग करके क्यों समझा दिया कि ऐसा तो है नहीं ये सिद्धांत और ये सिद्धांत पेपर में तो एक साथ आएगा, पेपर में तो अलग ही आएगा, ठीक है। तो पेपर में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आए, चाहे बच्चा लैंग्वेज सीखना है, चाहे सीक्वेंस सीख रहा है, चाहे बच्चा एक दुनिया के अलग अलग कोने में जन्मा एक समान तरीके से आगे बढ़ रहा है, इन सब का आंसर आपको करके आना है इंग्लिश के अंदर यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। तो इंग्लिश में मैंने चेक किए हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर कि ये सबको सेम दिखा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये सारा तुम्हें एक साथ इसलिए बताया ताकि तुम भविष्य में कंफ्यूज ना हो कि यही पैटर्न कैसे हो गया, यही प्रतिमान कैसे हो गया। समान प्रतिमान मैंने हिंदी में लिखवा दिया, बट इंग्लिश में उसको भी यूनिफॉर्म पैटर्न लिखा हुआ है। सिंबॉलिक थ्योरी कहीं भी नहीं लिख रखी पेपर्स के ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज मत होना। ऐसा कभी नहीं होगा कि पेपर वाला उसको इस और इस क्वेश्चन को एक साथ लिखेगा, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन ज्यादा डिफरेंशिएट करे ना भाषा सीखने वाला, कि बच्चा पहले भाषा सीखता है, ये सीखता है, वो सीखता है, और इसके अंदर यदि आपको ऑप्शन मिले विशेष क्रम का सिद्धांत, ध्यान से सुनना, आपको ऑप्शन मिले विशेष क्रम का सिद्धांत, स्पेशल सीक्वेंस थ्योरी, क्वेश्चन एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैं आज की क्लास में बता रही हूं। आपको क्वेश्चन मिले ये वाला कि बच्चा भाषा ऐसे ऐसे सीख रहा है, और ऑप्शन मिले विशेष क्रम का सिद्धांत, स्पेशल सीक्वेंस थ्योरी, तो ऐसे में आप उसका पहला आंसर करके आओगे सीक्वेंस थ्योरी। सीक्वेंस थ्योरी ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप उसका दूसरा आंसर करके आओगे क्या भाई, यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। होप सो यहां तक समझ आया, फटाफट बताओ भाई, समझ आया, फटाफट से बता दो एक बार। फटाफट बताओ यहां तक समझ आया कि प्रायोरिटीज ऑप्शन पे आपको काम करना है, और मैंने सारे ऑप्शंस आपको प्रायोरिटीज बेस पर बता दिए हैं। क्लियर, क्या समझे। यदि आ जाए भाषा सीखने का, ऑप्शन में मिले विशेष क्रम का सिद्धांत, तो यस पूजा यू कैन आस्क, तो आप विशेष क्रम का सिद्धांत आंसर करके आओगे, LSRW विशेष क्रम का सिद्धांत करके आओगे। विशेष क्रम ऑप्शन में ना मिले तो यूनिफॉर्म पैटर्न कराना। यदि आपको ये क्वेश्चन मिले कि अमेरिका का बच्चा समान प्रतिमान, सिंबॉलिक थ्योरी इंग्लिश में, समान प्रतिदर्श थ्योरी को इंग्लिश वर्जन में कहीं सिंबॉलिक थ्योरी लिखा मिले तो आप उसको टिक कर देना। लेकिन मैंने जितने भी पेपर ऑब्जर्व किए हैं किसी में सिंबॉलिक नहीं लिखा, हर जगह यूनिफॉर्म पैटर्न लिखा है, तो ऑल ओवर इनका मिक्स मैच आंसर यही आएगा, ठीक है। क्लियर, शाबाश। चलो अगला सिद्धांत पूछते हैं, सहसंबंधता, कोरिलेशन, सहसंबंधता, कोरिलेशन
इंटरकनेक्शन, अंतर संबंध, कुछ भी आप कह सकते हो, कोरिलेशन कह दो, इंटरकनेक्शन कह दो, अंतर संबंध कह दो, कि जितने भी विकास होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं भाई, संबंधित होते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं, जैसे एक बच्चे का फिजिकल है, एक बच्चे का मेंटल है, एक बच्चे का कुछ भी है, तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी एक बिल्कुल सिस्टमैटिक रूप से इंटरकनेक्ट होते हैं, ये इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ये तो एक आसान सी बात है, कुछ समझाने का नहीं है कि क्या सभी विकास अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आपका फिजिकल, आपका मेंटल, आपका इमोशनल, कोई बंदा कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका जो मन है वो भी स्वस्थ होएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उल्टा हो गया अब ये बात। पहले जमाने में कहते थे शरीर जो स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा अब ये उल्टा हो गया। अब हम हर शरीर से नहीं चलते, मन से चलते हैं। हमारा मन खुश है तो हर चीज अच्छी लगती है, हमारा मन दुखी है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास नहीं है, मुझे तो अब ये लगने लगा स्वस्थ मन में ही पूरी दुनिया का विकास है। आपका दिल खुश है तो सब कुछ सही है, आपका दिल खुश नहीं है तो सब कुछ बेकार है ना, ऐसे कह सकते हैं ना हम। तो ये लिखने की क्या जरूरत है, मतलब सहसंबंधता, इंटीग्रेशन, अंतर संबंधता, सभी विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, सभी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सभी विकास एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट। जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, सामान्य से विशेष। अब बेटा सामान्य से विशेष क्या होता है, जनरल से स्पेसिफिक क्या होता है कि आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो जनरल से स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब पहले बच्चा जनरल एक्टिविटीज करता है, बाद में बच्चा स्पेशल एक्टिविटीज करता है। तो ध्यान रखना जो बाल विकास होता है वो जनरल से स्पेसिफिक होता है, कि पहले जनरल चीजें होती हैं। मैं कोई सैड नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे मतलब पता क्या, लेक्चर की शुरुआत जैसी होती है ना, लेक्चर वैसा ही जाता है। और शुरू में तुमने मतलब इतने दुख दुख वाली खबरें, न्यूज, हाय हमारा क्या होगा, हम लुट गए, नौकरी निकल गई। तो मतलब मैं मेरे को भी फील हो रही है ये चीज सुबह से कि भाई मेरे बच्चों को मैं एस्टेट पढ़ा रही हूँ, एस्टेट मेरा स्पेशलाइजेशन है, टीचिंग एग्जाम मेरे स्पेशलाइजेशन है, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरा ये जो प्रेजेंट बच्चा है ये भी भर्ती में जाए। तो आज की क्लास की शुरुआत कुछ सैड सैड हो गई, इसलिए मेरे फेस पे वो मजा नहीं आ रहा जो इस चैप्टर में आता है, लेकिन फिर भी आई नेवर कॉम्प्रोमाइज विद माई कंटेंट। ठीक है ना, तो मैं कंटेंट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, कंटेंट टू द पॉइंट मिलेगा आपको, उसकी टेंशन ना लो। बाकी मैं कोई सैड वैड नहीं हूँ, बस क्लास की जैसी शुरुआत होती है पूरी क्लास फिर वैसी ही जाती है, ये रियलिटी है। तुम कमेंट ही ऐसे ऐसे करते हो इतने लंबे लंबे आंसू बहा के कि मेरे ना निकले तो निकलवा दो। हाँ, तो सामान्य से विशेष, जनरल टू स्पेसिफिक। तो जनरल टू स्पेसिफिक देखो, मतलब मैं आपसे कनेक्ट फील करती हूँ ना, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो पढ़ा रही हूँ, मेरे लिए तो स्क्रीनिंग के बच्चे भी दुनिया भर के हैं जिनका पहले एग्जाम क्लियर है, मुझे क्या ही दिक्कत है। लेकिन बस थोड़ा हो जाता है भाई मन कनेक्टिविटी। ज्योति आहूजा कह रही है कि मैम मेरी तो ये विश है कि बस आपका सिलेक्शन हो जाए। ज्योति माय डियर, मेरा सिलेक्शन पिछली बार भी हो गया था, मैं केवीएस सिलेक्टेड टीचर भी हूँ, मैंने जॉब अपनी मर्जी से छोड़ी हुई है, और टच वुड आज मैं जिस सिचुएशन पे हूँ मैं अपने प्रोफेशन से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। आप कह रहे हो कि मैम आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं फॉर्म ही नहीं भर रही। और सुनो, चलो आज ये वरदान देती हूँ, मेरा एक पोस्ट उस बच्चे को मिलेगा जो बच्चा बिल्कुल दिल से मेहनत करेगा, जो बिल्कुल शिद्दत से मेहनत करेगा, जिसके परिवार को नौकरी की जरूरत है। तो थैंक यू ज्योति, आपने मेरे लिए इतना सोचा बेटा, लेकिन मैं फॉर्म नहीं भर रही हूँ सीरियसली स्पीकिंग, क्योंकि जो मेरा ये प्रोफेशन है अब मुझे मतलब किसी भी सरकारी नौकरी से कई गुना ज्यादा अच्छा लगता है, सच बताऊं। ठीक है, और 2014 में मैंने खुद केवीएस ड्रॉप किया हुआ है। पहले इंग्लिश में मैं सिलेक्ट हूँ, वो तो सरकार नहीं दे रही वैकेंसी, मतलब सरकार नहीं लगा रही तो बात अलग थी, लेकिन ठीक है। तो इसलिए अब जिस स्थिति पे मैं हूँ, मतलब मैं कोई वो नहीं कर रही सब्लिमेशन या रेशनलाइजेशन, बट मुझे नहीं चाहिए नौकरी। मैं तो अपनी इसी जॉब में खुश हूँ, मुझे तो मेरा तो एक ही सपना है, लाखों को नौकरी लगवाना, बस मेरा एक ही ड्रीम है, जो बच्चा मेरे पास आए ना वो नौकरी लगे, मुझे नहीं लगना अभी नौकरी। और मेरी जो पोस्ट है ना, मतलब मेरी जो पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश या पीजीटी इंग्लिश, क्योंकि आपको पता है मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो ये पोस्ट मैं दिल से दुआ कर रही हूँ आज, ये पोस्ट उस बच्चे को लगेगी, आपने शायद मेरी लाइफ स्टोरी नहीं सुनी होगी, तो ये पोस्ट उस बच्चे को मिलेगी जो शिद्दत से मेहनत कर रहा है, जिसने दिन रात एक किया है, जो अपने घर वालों के लिए सोचता है, जो सबके भला चाहता है जिंदगी में, मेरी ये पोस्ट उसके नाम। ठीक है,
मैं पेपर दे के एक पोस्ट क्यों ही खराब करूं जब मुझे सच में नौकरी नहीं करनी अब। तो मैं नहीं चाहती कि मैं एक पोस्ट खराब करूं, क्योंकि इतना तो मैं श्योर हूं कि मैं एग्जाम दूंगी तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, क्योंकि मेरा पहले से ही पक्का है, जब मैं इतने साल से पढ़ रही हूँ। लेकिन मैं नहीं दूंगी, मतलब मैं फॉर्म ही नहीं भरूंगी। ठीक है, तो सामान्य से विशेष, बट थैंक यू तुमने मेरे लिए इतना सोचा। सामान्य से विशेष जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। सामान्य से विशेष जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। तो बच्चे का कुछ भी जो डेवलपमेंट है, कुछ भी चीज है बच्चे का, तो वो क्या होता है भाई, जनरल टू स्पेसिफिक चलता रहता है। मतलब सामान्य से विशेष की तरफ जो है वो चीज चलती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तो इंटीग्रेशन थ्योरी, और तो ये ध्यान रखना, ये थ्योरी कई बार आ जाता है। फिर आता है सामान्य से विशेष, मतलब सामान्य सी बात कि पहले बच्चा सामान्य सी हरकतें करता है। जैसे पहले बच्चा लाइक क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, पहले बच्चा बेचारा पैदा होता है, फिर वो उठता है, फिर वो मतलब पैदा होगा, फिर वो बच्चा उठेगा, फिर वो चलेगा, फिर वो रुकेगा, फिर वो घूमेगा, मतलब अपने मतलब तरीके से, मतलब पहले जनरल एक्टिविटीज करता है और फिर विशेष एक्टिविटी करता है। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं सामान्य से विशेष। हाँ, चलो, मेरी पोस्ट एसएसटी वाले को थोड़ी ना मिलेगी, मेरा तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश वाले को मिलेगी भैया। हाँ, मेरे तो पिछली बार भी स्क्रीनिंग में 124 से ऊपर नंबर थे। चलो, हाँ, अब आते हैं आगे इस चीज पे कि अगला सिद्धांत पढ़ लेते हैं। कितने सारे सिद्धांत पढ़ लिए हमने, बहुत सारे पढ़ लिए ना, चलो और पढ़ लेते हैं एक आधे। वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त देन होता है, ये पता ही है भाई। वंशानुक्रम और जो वातावरण होता है उसकी संयुक्त देन। संयुक्त देन का मतलब क्या है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की संयुक्त देन होती है। मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की क्या होती है, संयुक्त देन। मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से मिलके आपका क्या बनता है, डेवलपमेंट बनता है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से आपका क्या बनता है, डेवलपमेंट बनता है। तो ध्यान रखेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण की क्या होती है भाई, संयुक्त देन होती है। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण की क्या होती है, संयुक्त देन होती है किसी भी इंसान की व्यक्तित्व, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी। तो ये चीज मैं तुम्हें कई बार बता ही चुकी हूँ, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी और सबसे संयुक्त देन होती है। फिर आता है कि क्या जो विकास होता है उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, क्या जो विकास होता है, बेटा पहले 100 नंबर का पेपर नहीं था, पहले 80 क्वेश्चन आए थे और डबल नंबर थे। ठीक है ना, 80 क्वेश्चन आए थे और डबल होके जो है मार्क्स बने थे। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो इस तरीके से बने थे पिछले स्क्रीनिंग में। हाँ, नेक्स्ट है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, कि विकास को आप भविष्यवाणी कर सकते हो। मतलब इट्स कैन बी प्रेडिक्टेबल और नॉट प्रेडिक्ट, मतलब आप इसकी प्रेडिक्शंस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बताओ भाई, विकास की भविष्यवाणी कर सकते हो, प्रेडिक्शंस कर सकते हो विकास की या नहीं करोगे। तो बिल्कुल आप विकास की क्या करेंगे भाई, भविष्यवाणी करेंगे, विकास की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। विकास की भविष्यवाणी का मतलब क्या है कि आप एक बार, एक कहावत नहीं अपने हरियाणवी में, पूत के पैर पालने में दिखते हैं, एक कहावत है ना हरियाणवी में, पूत के पैर पालने में दिखेंगे। मतलब जो आपका बच्चा है उसके पैर पालने में दिखेंगे। इसका मतलब क्या है, उसकी एक्टिविटीज, उसकी हरकतों से नजर लगा के आप ये कह सकते हो भाई ये तो जिंदगी में कुछ ना कुछ बनेगा। जैसे मैं बहुत बोलती थी तो मेरी दादी कहती थी तू वकील बन जा, तू बहुत बोलती है। मैं कहती थी नहीं, मुझे बोल बोल के लोगों को पकाना है, मैं तो टीचर बनूंगी। तो सब कहते थे या तो ये मैडम बनेगी या वकील बनेगी, इतना बोलती है। तो मतलब विकास की भविष्यवाणी हो गई भाई। तो बचपन से ही बोलने की आदत हमें काम आ गई और हम बन गए अध्यापक तुम्हारे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर जो भविष्यवाणी है विकास की, वो आप कह सकते हो भी भविष्यवाणी विकास की जा सकती है। ठीक है, विकास की क्या की जा सकती है भाई, भविष्यवाणी की जा सकती है। बाकी कोरिलेशन का थ्योरी हम कर ही चुके हैं। यूं तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, बट सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज मैंने आपको बता ही दी हैं। मुझे नहीं लगता इनसे बाहर कोई भी सिद्धांत आपके एग्जाम में आ सकता है। हर व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, विकास हर हर जो विकास की जितनी भी स्टेजेस होती हैं, सब स्टेजेस में जो विकास है वो अलग अलग होता है। सब स्टेजेस में जो विकास है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि देखो चाइल्डहुड की बात करें तो वहां पर मेंटल लेवल ज्यादा होता है, इन्फेंसी की बात करें तो वहां पर आपका जो ये है
शारीरिक विकास ज्यादा होता है। अडोलसेंस की बात करें तो आपका शारीरिक मानसिक ये विकास जो है ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं तो चलती रहती है। एक होता है परिमार्जिता, कुछ ऐसा सिद्धांत होता है परिमार्जिता की जो विकास की डायरेक्शन है उसको बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है। तो विकास की डायरेक्शन है उसको कहीं ना कहीं बदला जा सकता है शिक्षा के दौर में। मान लो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, एक बच्चा आगे कहेगा छोड़ ना यार, इंजीनियरिंग का कोई भविष्य नहीं है, तुझे क्या रखा है इंजीनियरिंग में, तू छोड़ ना इंजीनियरिंग को, तू तो वो कर ले यार, क्या बोलते हैं, कुछ अगला काम कर ले, इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रखा। तो इसका मतलब ये जो चीज है, विकास की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं आप एजुकेशन में चेंज कर सकते हो, परिमार्जित कर सकते हो, डायरेक्शन को मूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको परिमार्जिता कहते हैं, इट्स कैन बी चेंजेबल, कि विकास की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको क्या है, चेंज किया जा सकता है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने क्या पढ़ा, विकास के सिद्धांत। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा, पार्ट 1 में हमने वृद्धि और विकास और उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। आज हमने पार्ट 2 पढ़ा जिसमें मैंने आपको थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट कराया है। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर जितने भी आपकी बॉडी से रिलेटेड जितने भी रेट्स होते हैं, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, किस एज में क्या क्या किस तरीके से विकास होगा, शारीरिक कैसा होगा, संवेगात्मक कैसा होगा, इमोशनल कैसा होगा, साथ में कुछ वृद्धि के सिद्धांत है। अभी तो जो हमने सिद्धांत पढ़े हैं वो डेवलपमेंट के पढ़े हैं, कल कुछ वृद्धि के सिद्धांत भी पढ़ेंगे कि वृद्धि में क्या क्या थ्योरीज होती हैं। साथ में एडोलसेंस की क्वालिटीज में जो ईटिंग डिसऑर्डर आते हैं आपको, जो आपका बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, तो कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स की भी बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे और कल जो है आपका ये चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा।